हेलो 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 एवरीवन, कैसे सब एक और नई वीडियो में बहुत 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 स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सॉरी सबको। 15 दिनों से वीडियो नहीं आई थी, बहुत 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 सॉरी। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड फाइनली माई एग्ज़ाम्स आर ओवर। अब रेगुलरली वीडियोस आएगी, टाइमली वीडियोस आएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स एंड बायो की PYQ मैंने कवर कर दी है फॉर NFAT 2026। आज की बारी है केमिस्ट्री की। सो दिस इज़ केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट ऑफ NFSU। NFAT 2026 का होगा ये। एंड मैं एक और चीज़ आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी फॉरेंसिक साइंस परस्यू कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन लोग कंटेंट नहीं मिल पाता है फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत चैप्टर्स होते हैं, तो उनको वो नहीं मिल पाता है। सो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को फॉरेंसिक साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। आई थिंक वो आप हेल्पफुल होगा फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए। एंड आप जब NFAT क्रैक करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, NFSU चले जाते हैं, तो वो वीडियोस आपको लिए हेल्पफुल होंगे। आप उस वीडियो से पढ़ सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए वो वीडियोस, और हेल्प करेगा आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा। तो मैं स्टार्ट करूँगा उस सीरीज़ को जल्दी। बाकी तो अभी तो हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सो अगेन वेलकम टू माय चैनल फॉरेंसिक साइंस बाय जय। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मन लगा के पढ़ो। एंड मैं ये जिम करता हूँ कि आपने पढ़ लिया है ना, आप यहाँ पे रिवीजन के लिए आ रहे हैं, तो पेन लेके बैठो, किताब लेके बैठो, एंड क्वेश्चन जो आए उसको सॉल्व करो। नहीं आता है तो उसको रेज्यूम करके आंसर देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn in the compound KMnO4 +2 +4 +6 +7। इसको स्टॉप करो, इसको सॉल्व करके देखो इसका आंसर क्या होता है। आई थिंक आपने अब तक आंसर कर दिया होगा। सो उसका आंसर देखते हैं। दैट्स +7, ऑप्शन डी +7। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a redox reaction is positive, what does it tell about the reaction? delta g is positive and equilibrium constant K is less than 1. Delta g is negative and equilibrium constant K is greater than 1. Delta g is negative and equilibrium constant is less than 1. or delta g is positive and equilibrium constant K is greater than 1. ये से हो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए एकदम, जो केमिस्ट्री में एकदम मतलब कि ऐसे पूछते हैं NFAT में क्वेश्चन डिटेल, ठीक है एकदम। किसी कोई टॉपिक अगर मान लो कोई टॉपिक है तो टॉपिक में घुस के क्वेश्चन पूछता है NFAT वाला, ठीक है, NFSU वाला। बायोलॉजी तो बहुत ही चीज़ आती है, बायोलॉजी में तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर दो। केमिस्ट्री में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बैठो आराम से, वीडियो को स्टॉप करो, समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व करो उसको, ठीक है। इसका आंसर की तरफ पढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका आंसर। डेल्टा जी इज़ नेगेटिव एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। Faraday law of electrolysis is concerned with which of the following? Atomic number of the cation, movement speed of the cation, movement speed of the anion, equivalent weight of the electrolyte। तो इसको भी सॉल्व करो आप लोग, समझो इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है फैराडे लॉ का उसमें क्या होता है। तो ये आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसका कौन सा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्वेश्चन आप लोग का है ये। सो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो यू नो कि भाई ये ऑप्शन डी इसका आंसर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन डी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। इजी क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसको कहते हैं, NO2, CO2, N2O या NO। तो इसमें ध्यान रखना ये CO2 तो पहले आप तो कैंसिल कर दो, ठीक है, कि आपको इतना तो नॉलेज होगा कि हाँ भाई CO2 तो नहीं है, क्योंकि CO2 तो इनहेल कर लो तो भाई इतना क्या बोलते हैं ये टॉक्सिक गैस होती है।
लाफिंग गैस में आप लोगों को तो पता ही होगा, इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट इसमें होता है, तो होगा या तो NO2 या तो N2O या तो NO, इनमें से इन तीन में से कुछ होगा। CO2 पहले रिमूव कर दो। सो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, दैट इज N2O। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने 8th 9th में पढ़ते आए होंगे वाला क्वेश्चन। सो इसका आंसर तो सिंपल हो जाएगा, B, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। तो आप आपने केमिस्ट्री अगर डिटेल में पढ़ी है, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें आप लोग डिटेल में पढ़ना होगा। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स NFAT में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, डिटेल में प्रिसाइज वे में नहीं पढ़ा, उंगलियों पे अगर याद नहीं है नहीं हो पाएगा, सही बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। बायोलॉजी हो जाती है बच्चों से, पता है बायोलॉजी कुछ नहीं है, वो बहुत इजी होती है। केमिस्ट्री करना पड़ेगा आप लोग को अच्छे से, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिएक्शन लिख लिख कर लर्न करने पड़ेंगे। NCERT पॉइंट वाइज पॉइंट याद होनी चाहिए, उंगलियों पर रटी होनी चाहिए NCERT पूरी, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट्स कॉल्ड SiO2 एंड बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3। इसका क्या आंसर होगा बताओ। इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर C, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ग्राफ देखो आप लोग, ग्राफ देखो, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास है। अगर सिर्फ ग्लास लिखता है अगर एग्ज़ाम में कि मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास बताना है, नहीं लिखा उसमें कैसा ग्लास है, तो समझना ऑर्डिनरी ग्लास है, ठीक है। तो इसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि विच ऑफ दीज आर द इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। नॉट भी पूछ सकता है, एस में से पूछा है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट, तो पूछ सकता है कि विच इज़ व्हाट इज़ द नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। तो इसमें देखो ग्राफ में आप लोग जो भी आपके है, कैल्शियम सिलिकेट इसमें नहीं दिखा रहा है ग्राफ में, सोडियम कार्बोनेट ग्राफ में नहीं है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड भी ग्राफ में नहीं है। ये पाई चार्ट जो है आपका, इसमें क्या है आप लोग का SiO2 है 70 to 74%। तो SiO2 दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये आपका मेन कंपोनेंट है ऑर्डिनरी ग्लास का, और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कंपोनेंट है इस ऑर्डिनरी ग्लास का। 70 to 74% SiO2 होता है ग्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कॉज आइड ब्लाइंडनेस। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चीज़ आप लोगों ने कि आई ब्लाइंडनेस किससे होता है, क्या चीज़ कॉज करता है। अब देखो अब सिर्फ आप लोग रिएक्शन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि रिएक्शंस आएंगे, तो नहीं, रिएक्शन बहुत कम आते हैं। ज़्यादा से 4-5 रिएक्शन आ जाएगा, उस तरह नहीं आने वाला। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ये वाले क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, जिसमें आप लोगों का नॉलेज चेक किया जाएगा, कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा कि आपने उस लेवल की तैयारी की है कि नहीं, डीप में गए हो कि नहीं। अगर आपने उस लेवल की तैयारी की होगी, ये निकल जाएगा आपसे पेपर आराम से। तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं, कम ही रिएक्शन आते हैं, क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा आएंगे आप लोगों के पास। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कॉज आई ब्लाइंडनेस, जब उसको पी लेते हैं तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथेनॉल। देख सकते हो आई ब्लाइंडनेस का फोटो भी यहाँ पे है। मिथेनॉल पीने के बाद अगर कोई इंसान मिथेनॉल बाई चांस पी लेता है तो उसके आई में आई ब्लाइंडनेस हो जाता है, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, देख सकते हो आप, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पिक्रिक एसिड इज़ अ येलो कलर्ड कंपाउंड, इट्स केमिकल नेम इज M नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफ्रियोल, 2,4,6 टाइब्रोमोफिनॉल, P नाइट्रोफिनॉल। सो पिक्रिक एसिड आप लोगों को पता ही होगा, पिक्रिक एसिड जो होता है फिनॉल से बनता है, फिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल के पिक्रिक एसिड बनता है। सो इसका जो केमिकल नेम होता है वो केमिकल नेम जो होता है दैट इज़ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। सो आप यहाँ पे इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं, फिनॉल है, फिनॉल में H2SO4 एंड HNO3 जब डालते हैं तो पिक्रिक एसिड आप लोगों का बनता है NO2
आपके मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आप लोगों का NO2 होता है, पिक्रिक एसिड बनता है। एंड आई गेस यहाँ पे शायद से ऑप्शन में गलती है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होना चाहिए, सो थोड़ी गलती है इसमें, आई एम सॉरी। ऑप्शन सी होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। Let's move on to next question. Question number 9. What type of reaction occurs when phenol reacts with chloroform in the presence of aqueous sodium hydroxide, that is NaOH? किस तरह का रिएक्शन होता है जब क्लोरोफॉर्म जो है NaOH से रिएक्ट करता है? आप लोगों को अगर पता हो तो क्लोरोफॉर्म NaOH से जब NaOH से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन आप लोगों का रेमन टेमन रिएक्शन होता है, अगर आप लोगों को याद होगा अच्छे से। रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत जब क्लोरोफॉर्म और NaOH बताया जाए। जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे रेमन टेमन रिएक्शन की बात हो रही है। तो रेमन टेमन रिएक्शन जो है किस तरह का रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इसका आंसर देखो, इसका आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख सकते हो ये आप लोग का रेमन टेमन रिएक्शन है जिसमें फिनॉल जो होता है वो रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड लास्ट में जो कंपाउंड बनता है दैट इज सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनता है आप लोगों का। सो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए रिएक्शंस। जब पूछा जाए कि ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है जब ये इससे रिएक्ट करता है, तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये रिएक्शन ये वाला रिएक्शन है, एंड इसमें जो है ये होता है। एंड शायद कभी कभी यही पूछ सकता है कि मान लो कोई रिएक्शन पूछ लेगा आपसे कि जब ये चीज़ इस चीज़ से रिएक्ट करता है तो इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई किस चीज़ की बात कर रहा है, कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है ये। तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हेन यू मिक्स एन एल्डिहाइड और कीटोन विथ जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच रिएक्शन हैपेंस? क्लेमेंसन रिडक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन, रोजमंड रिएक्शन। अब देखो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, जब पूछा जाए कि जब ये चीज़ इससे कंबाइन होता है, ये चीज़ इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो आप लोग के बस तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए वो रिएक्शन। जैसे ये वाला रिएक्शन पूछा गया कि जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो एकदम दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जब ऐसा कुछ होता है तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। सो इसका देखो आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ क्लेमेंसन रिडक्शन। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड लिया है, फिर आप कीटोन भी ले सकते हैं। इसमें कीटोन लेंगे तो वो वुल्फ किर्चनर रिएक्शन हो जाएगा। सो मान लो इसमें एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के साथ Zn लिया है, ZnHG लिया है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है, तो उसमें जो आप लोग का बनता है वो टोलुइन बनता है, तो डेट इज़ क्लेमेंसन रिडक्शन। तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए सब चीज़ें। ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप लोग को लगेगा कि भाई रिएक्शन है, अब रिएक्शन को रट्टा मारे, रिएक्शन नहीं पूछने वाला आपसे कोई, पता है ये आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपको रिएक्शन दे देगा, बोल देगा कौन सा रिएक्शन है, ये नहीं पूछने वाला है। बहुत रेयरली पूछेगा कि आपको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन है, रेयरली पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन। आपसे पूछेगा कि इसके साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है। आपसे पूछेगा कि जब मान लो कि हमने मान लो कि इसको रिएक्ट कराया तो ये वाला रिएक्शन होता है, लेकिन इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना, आप लोगों को इंटरमीडिएट बताना है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने अभी तक 1000 बार कह दिया अभी चीज़ मैंने, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा वरना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री स्पेशली डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट? आपको पता होगा फेलिंग्स टेस्ट जो देता है वो फेलिंग्स होता है, टॉलरेंट टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड जो होगा पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देगा? ग्लूकोज, एसीटोन,
बेंजल्डिहाइड, सुक्रोज। सो इसका आंसर होगा ग्लूकोज, ऑप्शन ए। फेलिन टेस्ट देगा, एक रेड पीपीटी बनाएगा ये, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, एक रेड पीपीटी बनाएगा, ये ग्लूकोज होगा। जब इसमें फेलिन रिएजेंट डाला जाएगा तो ये रेड पीपीटी बनाता है, डेट मीन्स कि पॉजिटिव फेलिन टेस्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मैग्नीशियम मेटल इन द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखो इसमें भी अब देखो आप लोग पढ़ के जाओगे कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिक्स करते क्या बनता है, अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिक्स करते क्या बनता है। आपसे पूछ लेगा ये सवाल कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम मेटल होता है उसका क्या रोल होता है। आपसे इस तरह का सवाल पूछेगा, एकदम बेसिक चीज़ पूछेगा, एकदम पॉइंट चीज़ें पूछेगा, क्योंकि NFAT एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बेसिक क्वेश्चन आता है। पहले बता रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन होता है एकदम की पॉइंट्स वाला, एकदम की पॉइंट्स। अगर वो आप लोगों को नहीं आता होगा, गया फिर पेपर गया, नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सुनो इस क्वेश्चन के। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू जनरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, it stabilizes Grignard reagent by coordinating with it, it reacts with the carbonyl compound to form a new bond। So इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा it donate electron to generate Grignard reagent। Grignard रिएक्शन में जो मैग्नीशियम मेटल यूज़ होता है वो मैग्नीशियम मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो एक डोनेटर की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कि आप लोगों का MgBrOH कुछ भी हो गया तो आप लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है। जैसे इसमें देखो इसमें जो आप लोगों को दिखाया गया है ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसमें दिखाया गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो आप लोग यहाँ पे Mg यहाँ पे दे रखा है आप लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, तो इसमें आप देख सकते हो जो Mg मेटल है इसमें। तो इसमें Mg मेटल जो है ये आप लोगों का डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस डेल दिखा रहा है इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये। तो इसमें देख सो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि क्या काम कर रहा है रिएक्शन में, क्या चीज़ क्या काम करता है। मान लो कि आपसे कोई पूछ लेता है सवाल कि ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो ये मेटल है, ये मेटल जो है क्या काम करता है। हो सकता है कि वो कैटलिस्ट का काम करता हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या काम करता है। या फिर आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये जो मेटल है ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, क्यों कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, क्या करता है कैटलिस्ट की तरह वर्क करके वो जो है रिएक्शन को और इफेक्टिव कर देता है और फास्ट कर देता है रिएक्शन को। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज अ इन्वर्ट शुगर? अ काइंड ऑफ शुगर केन, अ शुगर दैट डज नॉट रोटेट लाइट, अ मिक्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अ मिक्स ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी, अ मिक्स ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप इसमें देखो रिएक्शन देखो, रिएक्शन में यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब इनका एक इक्वल अमाउंट जब मिक्स हो जाता है, इक्वल अमाउंट को जब हम लोग मिक्स करते हैं, ये ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज है, इन लोगों का इक्वल अमाउंट जब मिक्स करते हैं तो एक इन्वर्ट शुगर बनता है। और इन्वर्ट शुगर जो है बहुत स्वीटर होता है, बहुत स्वीट होता है टेस्ट में। सो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक इक्वल अमाउंट की मिक्सिंग्स होता है, एक इन्वर्ट इशू बनता है, इन्वर्ट शुगर बनता है। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल? CH4, NH3, H2O, CO2। ये आप लोगों का क्या बोलते हैं NCERT में दिया हुआ है। मैं अगर बताऊँ तो NCERT में आप लोगों को सारे कंपाउंड जो दे रखा है CH4, NH3, इन सब का बॉन्ड एंगल दिया हुआ है। एंड नहीं भी दिया हुआ तो बॉन्ड एंगल आप लोग निकालना सीखा ही होगा, आप लोगों को बॉन्ड एंगल निकालना सिखाया गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से। तो फॉर्मूला आते हैं इनके भी बॉन्ड एंगल निकालने के। सो इसने पूछा कि ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है,
तो अगर मान लो अभी ऐसे पूछा है, हो सकता है कि अगली बार आपसे पूछ सके कि अरेंज द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल, तो शायद इसमें आपको अरेंज करना पड़ जाता। सो अभी तो सिंपल आपसे पूछा है कि इन कंपाउंड में से किसका सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल है। सो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी CO2। या देखो इसमें CH4, सबसे पहला ऑप्शन देखो CH4 109.5 डिग्री, NH3 का होता है 107 डिग्री, H2O का होता है 104.5 डिग्री एंड CO2 का होता है 180 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा आप लोग का बॉन्ड एंगल होता है CO2 का, तो आंसर इज ऑप्शन डी CO2। क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट pH? NaCl, CH3COONa, Na2CO3, NH4Cl। इसका भी इसका आंसर आप लोग का देखो, इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, आई गेस। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, Na2CO3। सो आई गेस यहीं तक होगा आप लोगों का क्वेश्चन। हाँ, सो यहीं तक आप लोग क्वेश्चन है। अभी 15 क्वेश्चन तक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगली वीडियो में मैं और 15 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। बाकी के 15 to 16 क्वेश्चन होंगे अगले बारे में भी, अगले पार्ट में। सो दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ द केमिस्ट्री PYQ फॉर NFAT। सो इसको अटेंड किया अगर लास्ट तक तो भाई वेरी 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 थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने अटेंड किया इस वीडियो को लास्ट तक। एंड आप लोगों के लिए कोट है कि जिसको पढ़ते जाओ, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। सो यस, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अभी आप लोग के पास 6 महीने कुछ हैं, 6-7 महीने अभी भी हैं आप लोग के पास। मन लगा के पढ़ो, निकल जाएगा NFAT। एंड अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल टेस्ट दो। टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ आपका भाई बैठा है यहाँ पे। आप इस चैनल पे आओ, इस चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, सब कुछ फ्री में, फ्री में, एक भी पैसा नहीं। तो बाकी पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा लेते हैं 6-6 हज़ार रुपये कोर्स बेच रहे हैं, यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। एंड वापस बता देता हूँ कि सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं एक फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जो हैं, तो उनके लिए मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा फॉरेंसिक साइंस के रिलेटेड। सो आप लोग भी जब NFAT क्लियर करके NFSC में जाएंगे, सो आप मेरे चैनल से फॉरेंसिक साइंस के भी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्रिएट हो जाएगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा आप लोगों को। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो में कल परसों में अगली वीडियो लेके आ जाऊँगा फॉर पार्ट 2। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर टिल द एंड। और लाइक कर देना वीडियो को। एंड हाँ, डिज़र्विंग हूँ तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स। डिज़र्विंग हूँगा तभी करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मन लगा के पढ़ो। गुड बाय।